हेलो। नमस्कार साथियों। मैं आशा करता हूँ आप सभी शानदार होंगे, व्यस्त होंगे और अपने काम में मस्त होंगे। ठीक है। मैं हमेशा की तरह हमेशा ये बोलता हूँ कि आप जितने भी अपने काम में व्यस्त रहेंगे, ठीक है, आप उतना ही ज़्यादा मस्त रहेंगे, है ना। मतलब अगर मैथ्स की लैंग्वेज में बोला जाए कि बेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मस्त। ठीक है। तो ये चीज़ आपको अप्लाई करना है। ठीक है। मतलब अपने काम में आपको हमेशा व्यस्त रहना है। एक चीज़ मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपके अंदर, माय डियर फ्रेंड्स, आपके मोटिवेशन के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। और जिस दिन आप इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को पहचान गए और एक सही डायरेक्शन में आप काम करना शुरू कर दिए, तो आप जो है किसी भी चीज़ को, है ना, क्रैक करने में सक्षम है। ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके अंदर, उस चीज़ को टाइम के साथ पहचाने, और केवल पहचाने नहीं बल्कि टाइम के साथ उस चीज़ का प्रॉपर यूटिलाइज भी करें। तो ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है। ताकि आप जो आपके टारगेट्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, आपके कितने पोटेंशियल है, आप इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि आप जो है अपनी छोटी सोच को रखते हैं या फिर छोटा सोचते हैं, जिस वजह से अगर आप सोचेंगे छोटा, ठीक है, कर, तो जाहिर सी बात है छोटा करेंगे भी। तो अगर आपके सपने बड़े हों और आप अगर बड़ा सोचते हो, तो ऑब्वियस सी बात है इंसान तभी बड़ा कर पाता भी है। ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ काफ़ी अहम है कि आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें, इनर मोटिवेशन आने चाहिए, और अपने जो हिडन पोटेंशियल है आपके अंदर, उस चीज़ को पहचानिए। ठीक है। चलिए, ये चीज़ है। और मैं, आपको पता है कि जो लेक्चर था एनसीईआरटी का, 2 लेक्चर हो चुके हैं, और 2 लेक्चर्स के अंदर आपको लगभग हाँ 4 चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं। ठीक है। देखिए, हमारा कोशिश है एक सीक्वेंस में सारा चैप्टर्स ख़त्म किया जाए। और देखिए, इस सीक्वेंस में पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है, अगर आप सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा ब्रेन का क्या कहते हैं, ग्रास्पिंग कैपेसिटी है, वो इस तरह से है कि आप किसी भी चीज़ को अगर सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो ज़्यादा जल्दी ग्रास्प करता है, ज़्यादा जल्दी कैप्चर करता है। और अगर आपने चीज़ों को कैप्चर किया है, ग्रास्प किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉपर तरीके से डेवलप होगी। ठीक है। तो इसीलिए मेरा कोशिश ये है कि साइंटिफिक तरीके से पढ़ाऊँ और साइंटिफिक तरीके से कंटेंट को आपके सामने बताऊं, जिससे कि आप साइंटिफिक तरीके से उस चीज़ को ले पाएँ। ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए, मैंने अभी तक ज़्यादातर सीसेट के क्लासेस पढ़ाए हैं, और जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट होता है स्पेशली, ठीक है, उन सारे सब्जेक्ट को मैंने जहाँ भी पढ़ाया है वहाँ डील किया है। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि टेक्निकल होने के वजह से, ठीक है, आपके जो फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप टेक्निकल तरीके से किसी चीज़ को डील करते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी चीज़ को टेक्निकली हैंडल कर लेते हैं। ठीक है। मतलब उसमें आपको इनोवेटिव चीज़ें नज़र आती है। ठीक है। तो ये चीज़ है। और देखिए, टेक्निकल होने का फ़ायदा है कि किसी भी चीज़ को एक आप अपने मुट्ठी में कर लेते हैं। देखिए, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी टेक्निकलिटी काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपने अगर ऑब्जर्व किया हो यूपीएससी के हर साल के रिजल्ट का, तो आपने ऑब्जर्व मतलब देखा होगा कि 60 to 65% जो एस्पिरेंट होता है वह कहाँ से आता है,
इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, उसके बाद मेडिकल फील्ड से, उसके बाद कॉमर्स से या फिर अदर, उसके बाद बीए मतलब ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से आता है। ठीक है, तो इसके वजह क्या है? वजह ये है टेक्निकलिटी। ठीक है, आप जितने टेक्निकल रहेंगे, जितने इनोवेटिव टाइप से आप अपने दिमाग को चलाएंगे, ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ आपके कहीं ना कहीं फ़ायदा है। ठीक है, तो यही चीज़ है, यही चीज़ आज भी यूपीएससी भी क्या, आज आज के डेट में तो ये चीज़ ज़्यादा मतलब डिमांडिंग है। क्यों? क्योंकि आपको आप ऑब्जर्व करेंगे तो यूपीएससी का डिमांड ही यही है कि ऐसा कैंडिडेट मिले जो इनोवेटिव टाइप से हो, जो अच्छा डिसीजन मेकर हो। ठीक है, तो अच्छा डिसीजन मेकर तब हो पाएंगे ना जब किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जल्दी दे देंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है। चलिए, अब जो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 यानी पॉलिटी का, वो है आपका पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, यानी पंचायती राज। तो देखिए, ये पंचायती राज पढ़ने का मतलब मकसद क्या है, तो इसके पीछे का जो मकसद है वो चीज़ पहले समझ लीजिए, तब जाके इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो देखिए, जो लोकल गवर्नमेंट है, तो लोकल गवर्नमेंट, अब पंचायती राज का मतलब ही होता है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, अब लोकल गवर्नमेंट ये मतलब क्या क्या होता है? ठीक है, क्यों ज़रूरी है, नीड इसकी क्या है, तो सारी चीज़ हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसकी जो है इम्पोर्टेंस क्या है, फिर जो लोकल गवर्नमेंट है वो कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, कौन करते हैं, उसके रिगार्डिंग इशू क्या आता है। फिर ये भी हम देखेंगे जो पीपल है, जो पीपल पार्टिसिपेशन है। ठीक है, जो पीपल पार्टिसिपेशन है वो कैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, या फिर डिसीजन मेकिंग कैसे उसका बनता है। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब देखिए, पंचायती राज की अगर बात किया जाए तो पंचायती राज जो है एक क्या है, एक सिस्टम है किसका, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का। ठीक है, खास करके रूरल इंडिया का अगर बात करें, किसकी, रूरल इंडिया की अगर बात किया जाए तो जो पंचायती राज सिस्टम है वह क्या है, एक सिस्टम ऑफ लोकल गवर्न सेल्फ गवर्नेंस है, जो कि रूरल इंडिया पर फोकस करता है। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए इसका एम जो है, एम जो है, एम क्या है, जो लोकल मतलब पंचायती राज है उसका लोकल एम जो है वो ये है कि डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर हो, क्या हो, यानी कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो पावर है उसकी बंटवारा हो, और एक रीजन वाइज। ठीक है, मतलब जैसे हायरार्की होता है ना किसी चीज़ का, उसी टाइप से अगर लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट का मतलब है रूरल लेवल पर, ठीक है, उस चीज़ का क्या हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये चीज़ होगा तो इसके फायदे क्या है? इसके फायदे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि जो लोकल गवर्नमेंट है या फिर उसके गवर्नेंस है, उसके रूट लेवल पर अगर बात किया जाए कि जैसे मान के चलिए कोई स्कीम्स है, कुछ भी है इस टाइप से, तो चीज़ों को रूट लेवल तक पहुंचाने में ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्लियर है? अब देखेंगे जो स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज है वो क्या क्या है। ठीक है, मतलब अब देखिए, अब आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज जो है 3 टायर सिस्टम में काम करता है। ठीक है, 3 टायर सिस्टम क्या क्या है? पहला है ग्राम पंचायत, ठीक है, दूसरा है पंचायत समिति, और तीसरा है जिला परिषद। क्या है? तीसरा जिला परिषद है। अब देखिए, आपको पता होगा जो ग्राम पंचायत है विलेज लेवल पर है, ग्राम पंचायत किस लेवल पर, विलेज लेवल पर। दूसरा है पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पर काम करती है। ठीक है, और तीसरा जो है जिला परिषद है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। क्लियर है? अब बात करते हैं ग्राम सभा की। अगर ग्राम सभा की बात किया जाए, ठीक है, तो ग्राम सभा क्या है, तो नाम से पता चल रहा है, ग्राम मतलब विलेज, ठीक है, और सभा मतलब मीटिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब जो विलेज के अंदर जितने भी एडल्ट्स हैं, ठीक है, आपको पता है एडल्ट्स का डेफिनेशन या फिर एडल्ट्स क्या होता है, ये आपको ऑलरेडी मैंने समझा चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए, जो मीटिंग्स है विलेज के अंदर, किसके, जितने भी एडल्ट्स है वो सारे जो एडल्ट मेंबर है जो विलेज के, उनके मीटिंग्स को या फिर उनके कंपोजिशन को कहा जाता है ग्राम सभा। ठीक है, अब बात करते जो मीटिंग होता है, मतलब ईयर के अंदर एटलीस्ट ट्वाइस जो है होना चाहिए, बाकी ज़्यादा भी हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है ना, क्या इशू है, ये इशू और प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बार होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट 2 बार होना चाहिए, ये चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं जो फंक्शन है किसका, जो आपका ग्राम सभा है उसकी फंक्शन क्या है और क्यों ये जरूरी है। तो देखिए, जो भी डिस्कशन होता है या फिर किसी एनुअल बजट का अप्रूवल होता है, ठीक है, इस टाइप से, या फिर उसका रिव्यू टाइप से होता है, किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स के लिए, या फिर एड्रेसिंग ऑफ लोकल इशू, लोकल इशू पर, लोकल लेवल पर क्या क्या इशू है उसको एड्रेस करने के लिए, उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये सारे चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, मतलब ग्राम सभा मतलब वर्क करती है, ठीक है। अब जो है बात करते हैं जो फंक्शन है किसका, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, यानी PRIS का। तो ये किस तरह से काम करती है वो चीज़ समझते हैं। अब देखिए, ग्राम पंचायत हुआ, तो ग्राम पंचायत क्या हो गया, मतलब जो इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा, जो ग्राम सभा के द्वारा इलेक्टेड होता है उसको क्या कहा जाता है, ग्राम पंचायत। अब देखिए, हेड कौन होता है इसका, हेड जो होता है आपका सरपंच होता है, क्या होता है, हेड जो होता है सरपंच होता है। और जो इसका फंक्शन है वो क्या है, जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स है उस चीज़ को क्या करना, इम्प्लीमेंट करना और उसको मेंटेन करना, ये चीज़ है। या फिर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे स्कूल हो गया, रोड्स हो गया, या फिर जो भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ है, सैनिटेशन है, फिर अदर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कुछ है तो वहाँ पर वो वर्क करती है, ठीक है। अब बात करते हैं पंचायत समिति की। सेकंड लेवल क्या है, पंचायत समिति। तो पंचायत समिति जो है ये क्या है, ये भी एक तरह का कंपोजिशन है किस चीज़ का, तो ये है आपका जो भी इलेक्टेड ग्राम पंचायत होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड फ्रॉम द ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत से जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है उसका क्या कंपोजिशन, ये होता है आपका ग्राम समिति, ठीक है। अब फंक्शंस देखते हैं क्या होता है। तो फंक्शंस जो है कोऑर्डिनेट करना किस चीज़ का, डेवलपमेंट एक्टिविटी, यानी जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी होता है, ठीक है, उसको कोऑर्डिनेट करना एट द ब्लॉक लेवल, किस लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, ठीक है। उसके बाद जो प्लानिंग और क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव स्कीम्स होता है, ठीक है, चाहे एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए या फिर हेल्थ की बात कर लीजिए या फिर एजुकेशन की बात कर लीजिए, तो वहाँ पर जो है ये वर्क करती है, क्लियर है। अब बात करते हैं जिला परिषद, जो कि थर्ड टायर सिस्टम है, यानी जो थर्ड वाला पार्ट है वो है जिला परिषद। और जो पंचायती राज का सबसे टॉप लेवल का टायर सिस्टम है वो है आपका जिला परिषद, ठीक है। अब इसका क्या है ये चीज़, इस चीज़ को जानना जरूरी है कि जो क्या कहते हैं, ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होता है, ठीक है, उस चीज़ को क्या करना, ओवरसी करना, उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को परखना, ठीक है। फिर बात करते हैं हाँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ को नज़र बनाए रखना, ये जिला परिषद का काम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, चाहे वो फंड्स हो, चाहे कोऑर्डिनेट से रिलेटेड पंचायत और समिति के बीच जो कोऑर्डिनेशन हो उसकी बात हो, तो वो वहाँ पर भी जिला परिषद काम करती है, क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है पंचायती राज का, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला तो यही है, आपने पहले भी सुना है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब इसका क्या मीनिंग होता है, तो इसका मीनिंग ये है जो भी ट्रांसफ़र होता है, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर का टू लोकल लेवल्स, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर टू लोकल लेवल, ठीक है। मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको कहाँ तक ले जाना है ना, ट्रांसफ़र करना लोकल लेवल तक, ठीक है। अब दूसरा है पार्टिसिपेशन, ठीक है, मतलब डिसेंट्रलाइज, इसका मतलब क्या हुआ, जो पावर है उसको
एक रूरल लेवल या अर्बन के जो मतलब बेसिक लेवल होता है, ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना, ये चीज़ है आपका क्या है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग। ठीक है, उसके बाद आते हैं पार्टिसिपेशन। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो इनकरेज पीपल्स है पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस, तो ये चीज़ भी क्या करती है, मतलब ये सिग्निफिकेंस है पार्टिसिपेशन भी। ठीक है, किसका, पंचायती राज का। तीसरा है डेवलपमेंट। अब देखिए जितने भी फैसिलिटी है या फैसिलिटेट फोकस्ड एंड इफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तीसरा डेवलपमेंट हो गया। चौथा ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझ ही रहे हैं, जो भी चीज़ होगा इंश्योर होना चाहिए कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो और बिल्कुल क्या हो, अकाउंटेबल हो, किसके प्रति, गवर्नेंस के प्रति। ठीक है, या जो भी गवर्नेंस में होता है उसका क्या होना चाहिए, बिल्कुल अकाउंटेबल होना चाहिए और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसका कि मतलब जो पंचायती राज है ना, तो चैलेंज क्या क्या फेस करना पड़ता है या फिर चैलेंज किस टाइप का देखने को मिलता है। तो पहला तो फंड से रिलेटेड है। अब देखिए जो भी फंड्स आता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या मिलता है, मतलब इनसफिशिएंट फंडिंग होता है। मतलब इसको वर्क करने के लिए जितना फंडिंग की रिक्वायरमेंट होना चाहिए उतना नहीं आ पाता है, जिसके वजह से जो भी पंचायती राज है वो प्रॉपर मतलब फंक्शन में नहीं हो पाता है। ठीक है, दूसरा है जो फंक्शन से रिलेटेड, मतलब क्या हुआ, तो फंक्शन से रिलेटेड अगर उसमें प्रॉब्लम्स दिखने को मिलेगा, यानी चाहे चाहे इफेक्टिवनेस ना दिखना या फिर लैक ऑफ क्या बोलते हैं ट्रेनिंग या रिसोर्सेज के वजह से, है ना, फंक्शंस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, ये है। तीसरा जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब देखिए आपको पता होगा कि इंडिया है, इंडिया में आपको बहुत तरह के, चाहे लोकल लेवल पे बात करेंगे या फिर स्टेट लेवल पे बात करेंगे या फिर सेंट्रल लेवल की बात करेंगे, तो हर जगह जो है आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, कहीं न कहीं जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो हर लेवल पर देखने को मिल जाएगा। तो वही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको लोकल लेवल पर भी देखने को मिलता है, इसमें किसी तरह का मतलब वो डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब क्या है, प्रॉब्लम्स है पंचायती राज के अंदर, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए केस स्टडी कुछ देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। अब देखिए ये चैप्टर्स के अंदर आपने पंचायती राज देखा है ना, ठीक है, तो कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे और उसके क्या क्या मतलब क्या कहते हैं कि मतलब केस स्टडी देखेंगे और कुछ जो उसके एग्जाम्पल्स हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ जो है, जो पंचायती राज है इंस्टीट्यूशन, ठीक है, क्या शो करता है, यानी कि इम्पैक्ट करता है किसके, रूरल कम्युनिटी के ऊपर। ठीक है, मतलब जो लाइव्स ऑफ पीपल है कहाँ पे, रूरल लेवल पर, उसको जरूर से इम्पैक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे एक्टिविटी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो आप डेली लाइफ में मतलब इस चीज़ को ऑब्जर्व भी करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या इसका प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका काम है कि बहुत सारे एक्टिविटी को क्या करना, कलेक्ट करना और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, उस पर आपको काम करना है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट पंचायती राज। अब हम बात करेंगे चैप्टर 6 में है आपका क्या कहते हैं, हाँ, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस बनना चाह रहे हैं, तो देखिए ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और कहीं न कहीं पंचायती राज जो है और ये सब जितने भी अभी हम पढ़ेंगे, वो कहीं न कहीं आपके लिए भले क्वेश्चंस आए नहीं आए, लेकिन एक बेस का, फाउंडेशन का, इसकी अंडरस्टैंडिंग का बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत ही, है ना, मजबूती तरीके से आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए जो बात करते हैं कि जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये चीज़ पहले होता क्या है, क्यों हमें ये चीज़ ज़रूरी है
या है ना, चाहे वो रूरल लेवल पर हो या अर्बन लेवल पर हो या फिर जिस लेवल पर भी हो, ठीक है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि ये चीज़ जो है काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये इसका फंक्शन क्या है, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, और किसी तरह का अगर सर्विस है तो उसको प्रोवाइड करना, और गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है उसको इम्प्लीमेंट करना, ये है मेन इसका क्या इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका की ऑफिशियल्स क्या क्या है, तो देखिए, या फिर की पॉइंट्स क्या क्या है, तो देखिए पहला है, अगर आप देखेंगे पटवारी की बात करेंगे, पटवारी को हम लेखपाल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेखपाल भी बोलते हैं। तो इसका रोल जो है क्या बोलते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स होता है उसको मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो पटवारी का मेन जो फंक्शन है या रोल है वो क्या है, मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, फिर लैंड के मेजरमेंट्स और उसके जो अपडेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो तो उसको, उस चीज़ को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ठीक है, फिर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें पटवारी या लेखपाल की, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि जो मेजर्स ऑफ किसका, एग्रीकल्चरल फील्ड्स है, उस चीज़ को मेजर करता है एग्रीकल्चरल फील्ड की। ठीक है, फिर करता है जो मेंटेन करता है रिकॉर्ड ऑफ लैंड एंड क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब जो भी क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, और या फिर लैंड का जो भी रिकॉर्ड्स है उस चीज़ को मेंटेन रखना एक पटवारी का काम होता है। ठीक है, तीसरा है असिस्ट करना किसको, इन द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब जो भी लैंड रेवेन्यू आता है, ठीक है, उस चीज उसके कलेक्शन में, ठीक है, हेल्प करना पटवारी का काम है। ठीक है, या फिर लेखपाल का काम है। चौथा है कि जो भी लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड कुछ होता है, यानी लैंड डिस्प्यूट होता है तो उसमें क्या करना, हेल्प करना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेखपाल। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि जो स्टोरी है, या फिर आप बहुत सारे स्टोरी में देखे होंगे, या फिर बहुत सारे सीन देखे होंगे जिसमें कि जो क्या कहते हैं, जो लेखपाल है वो क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, आप गांव में जाएंगे तो वहाँ पे क्या दे, जो लेखपाल होता है तो लैंड रिकॉर्ड को क्या करता है वो, मतलब मेजर्स कर, लैंड को मेजर्स करता है, और किसी तरह का डिस्प्यूट है तो उससे रिलेटेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। ठीक है, अब बात करते हैं तहसीलदार की। ठीक है, अब देखिए तहसीलदार का मेन फंक्शन क्या है, तो तहसीलदार का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, जो तहसीलदार का मेन फंक्शन है वो ये है, सुपरवाइज करता है किसका, जो भी पटवारी ने या फिर लेखपाल ने किसी तरह का वर्क किया है, ठीक है, चाहे वो लैंड से रिलेटेड हो या रेवेन्यू से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उस चीज़ को सुपरवाइज करना, उस चीज़ पर नज़र रखना कि कोई किसी तरह का गलत तो नहीं कर रहा है, किसी तरह का मतलब अपने वर्क में किसी तरह का मतलब काम से वो बच तो नहीं रहा है, या फिर काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा, उन सारी चीज़ को क्या करना, मतलब ये तहसीलदार का फंक्शन है। ठीक है, फिर जो रेवेन्यू से रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, एट द तहसील्स, तो उसको क्या करना, जो भी सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है उस चीज़ को नज़र बनाए रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो तहसीलदार है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत क्यों है, ये सारी चीज़ जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए जो तहसीलदार है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर करे कि जो लैंड रेवेन्यू है आया है, ठीक है, वो प्रॉपर हो, प्रॉपर कलेक्शन हुआ हो, यानी कि ऐसा तो नहीं है किसी तरह का बेईमानी हुआ हो या फिर इस टाइप से, या फिर लैंड रेवेन्यू प्रॉपर नहीं आया हो, तो इस पे नज़र रखना। दूसरा है ओवरसी करना, किसके, पटवारी के वर्क पे। ठीक है, अब कई बार होता बेईमानी हो जाता है, या फिर घूस से रिलेटेड या कुछ मतलब हेरा फेरी हो जाता है। ठीक है, तो उस पर नज़र रखना। फिर आता है नेक्स्ट है एड्रेस करना, किस ग्रीवेंसेस से रिलेटेड, या लैंड रेवेन्यू, या फिर इस टाइप से जो भी चीज़ लैंड रेवेन्यू हो, या फिर और भी
इससे रिलेटेड कुछ भी ग्रीवांसेस हो उसको एड्रेस करना, ठीक है। फिर जो कास्ट है और लैंड ओनरशिप है, मतलब सर्टिफिकेट से रिलेटेड अगर बात किया जाए तो क्या करता है वो प्रोवाइड करता है, जिससे कि मतलब जैसे होता है ना कि लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट होता है या फिर और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट बनता है, तो लैंड से रिलेटेड, तो उस चीज़ को प्रोवाइड करना एक तहसीलदार का काम होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो देखिए आपने देखा कि तहसीलदार जो है कैसे जो है डिस्प्यूट, किसी भी तरह का डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है, या फिर सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ भी इशू आता है तो उस इशू करता है, मतलब सर्टिफिकेट जो भी है उससे रिलेटेड, तो उसको प्रोवाइड करता है या इशू करता है, ठीक है। अब देखते हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसकी रोल क्या है, ये चीज़ जानना जरूरी है। तो देखिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि मेंटेन करेगा किस चीज़ को, लॉ एंड ऑर्डर को, ठीक है, और प्रिवेंट करेगा क्राइम हो या फिर और भी मतलब पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड कुछ भी है, इस चीज़ को इंश्योर करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या कहते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, ठीक है। अब देखिए जो पुलिस है या उसके पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्यों ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ें देखिए। तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि FIR मतलब जो रजिस्टर करना कंप्लेंट्स को, जो भी पुलिस के पास कंप्लेंट आता है या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी ग्रीवांसेस आता है, तो उस चीज़ को क्या करता है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस उसको रजिस्टर कर लेता है, यानी कि एज अ FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद जो भी रिटर्न उसके पास आया है, ठीक है, उसके आधार पे वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर उसके बाद मेंटेन करेगा पीस एंड ऑर्डर, मतलब किसी तरह का वायलेंस ना हो, यानी कि पीस और ऑर्डर जो है प्रॉपर तरीके से क्या हो, मेंटेन हो, और जो भी सेफ्टी से रिलेटेड या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ सेफ्टी नाम का चीज़ हो तो उसको इंश्योर करता है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये चीज़ है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड, कैसे मेंटेन करते हैं वो चीज़ और इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो चीज़ हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, तो क्या करता है जो भी मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स है वो उस चीज़ को हाईलाइट करता है जो काफ़ी सिग्निफिकेंस ऑफ किसका, एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स फॉर फार्मर्स, लैंड ओनर्स एंड गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब जो एक्यूरेट मेजर्स है, ठीक है, उस चीज़ को, उस चीज़ पर फोकस करता है, उस चीज़ पे हाईलाइट करता है, ठीक है। फिर एक प्रोसेस के जरिए यानी कि उसको डिस्क्राइब करता है कि कैसे जो है एक लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, मेंटेन्ड है या फिर अपडेटेड है, इस टाइप से जो है ये प्रोसेस है, और जो जो भी है, और ये चीज़ क्यों इसेंशियल है, ठीक है, चाहे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो या लोन से रिलेटेड हो या फिर डिस्प्यूट रिजॉल्विंग से रिलेटेड हो, तो वो उसके प्रोसेस होती है, ठीक है। अब बात करते हैं रिजॉल्विंग डिस्प्यूट की, किसकी, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट की। तो रिजॉल्विंग डिस्प्यूट का मतलब क्या हो गया कि जो भी कॉमन कॉज है, चाहे लैंड डिस्प्यूट की बात करें इन रूरल एरिया, सच सच एज जैसे इनहेरिटेंस, सेल्स एंड बाउंड्री इशूज, इस टाइप से इशू आता रहता है, तो उस मतलब उस लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको रिजॉल्व करना, ठीक है, इस टाइप से। फिर रिजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है, तो देखिए इसको हम समझेंगे रोल ऑफ पटवारी। अब देखिए हमने समझा कि कैसे जो है क्या है रोल ऑफ पटवारी, फिर तहसीलदार का रोल क्या है, फिर कोर्ट्स इन रिजॉल्विंग दिस डिस्प्यूट, फिर जो है अगर इन सब लोग इनके थ्रू भी नहीं होता है तो हम उस इशू को लेके कहाँ पहुँचते हैं, कोर्ट्स पहुँचते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये चीज़ जानना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ ठीक है। अब देखिए
ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ एक्टिविटी है एनसीईआरटी के अंदर, तो वो चीज़ आप या तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो उसको, हालांकि ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो आप अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, ठीक है। तो ये, तो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 6, ठीक है। फिर चैप्टर 7 की बात करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 7 में हम देखेंगे कि चैप्टर 7 में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए अब आपने पीछे पढ़ा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता होगा, जो भी शहर है तो उसमें भी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, बिना एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या होना चाहिए, अर्बन में भी क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी है, ठीक है ना। फिर चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, या फिर सैनिटेशन से रिलेटेड हो, या फिर वाटर सप्लाई से रिलेटेड हो, जैसे दिल्ली में देखते हैं, या फिर और भी जगह है ना, जनरली वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आता रहता है, तो उसके रिजोल्यूशन से रिलेटेड हो, या फिर अर्बन, ठीक है, एरिया में बहुत तरह का प्रॉब्लम होता रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हर चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, और उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की भी डिमांड है वहाँ कहीं न कहीं, ठीक है। ये चीज़ अब देखिए, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, 2 चैप्टर हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसको कर ही लेते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 है ना, 7, ठीक है। हाँ, तो इसमें हम देखेंगे कि पहला है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे क्या होता है। तो देखिए जो भी गवर्न लार्जर है, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर क्या है, गवर्न्स लार्जर अर्बन एरिया, मतलब सिटी को क्या करेगा, गवर्न करेगा। फिर है काउंसिलर्स होता है उसमें, तो जो काउंसिलर्स होता है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। कहाँ से, जो भी वार्ड्स होता है शहर के अंदर, ठीक है, डिवीजन ऑफ सिटी, यानी कि वार्ड्स मतलब डिवीजन ऑफ सिटी। तो जो आपका काउंसिलर होता है, काउंसिलर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्या होता है, काउंसिलर जो है आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, और मतलब अलग उसको कौन इलेक्ट करता है, तो उसको जो है अलग अलग वार्ड्स के लोगों ने उसको, या फिर डिवीजन ऑफ सिटी क्या करता है, उसको इलेक्ट करता है। फिर एक होता है मेयर, जो हेड ऑफ म्युनिसिपल होता है, यानी कि हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है उसको कहा जाता है मेयर, क्या कहा जाता है, उसको मेयर कहा जाता है। अब देखते हैं कि जो काउंसिलर है, क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, इलेक्टेड बाय काउंसिलर। तो कहने का मतलब जो मेयर होता है, मेयर जो है क्या है, वो काउंसिलर के द्वारा इलेक्ट होता है, ठीक है, किसके द्वारा, काउंसिलर के द्वारा इलेक्ट होता है मेयर, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन क्या है इन सब का, ठीक है। तो फंक्शंस यही है कि जो मेंटेनेंस है किसका, बेसिक सर्विस लाइक वाटर हो गया, रोड हो गया, वेस्ट डिस्पोजल हो गया, इन सब चीज़ों को मेंटेन करना। दूसरा है हेल्थ और सैनिटेशन सर्विस प्रोवाइड करना। तीसरा है बिल्डिंग और उनके मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इस चीज़ को करना, या स्कूल है, हॉस्पिटल है, या फिर पार्क्स है, उस चीज़ को क्या करना, मेंटेन करना। फिर चौथा है जो प्रॉपर्टी टैक्स है और अदर लोकल टैक्स है, उस चीज़ को कलेक्शन करना किसका काम होता है, ये काम होता है आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं म्युनिसिपल काउंसिल की, क्या है, म्युनिसिपल काउंसिल। तो म्युनिसिपल काउंसिल पहले समझना पड़ेगा, है ना। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है, गवर्न करता है स्मॉलर अर्बन एरियाज को। जो देखिए एक तो हो गया बड़े बड़े अर्बन एरिया है, सिटी है, इस टाइप से, लेकिन सिटी के अंदर क्या होता है कि मतलब स्मॉलर अर्बन एरिया भी होता है, जिसको हम टाउन बोल देते हैं, ठीक है, जिसको हम टाउन बोलते हैं। तो उसमें उससे रिलेटेड यानी स्मॉलर एरिया अर्बन एरिया है, तो उसमें गवर्न करना ये म्युनिसिपल काउंसिल का काम है, ठीक है। अब देखिए इसका
स्ट्रक्चर क्या है, जो म्युनिसिपल आपने पढ़ा है, अभी अभी तुरंत पढ़ा है आपने, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो फंक्शन पढ़ा है सेम है, लेकिन ये क्या है स्मॉलर लेवल पर है। क्या है, स्मॉलर लेवल पर, वो सिटी लेवल पर था, यानी कि एक सिटी और दूसरा टाउन है, दूसरे ये टाउन लेवल पर है, ठीक है ना। तो यही फर्क है बस, लेकिन फंक्शन सिमिलर है, ठीक है, चाहे समझ गए। फिर आ जाते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपल ऑफिशियल। अब जो भी म्यूनिसिपल ऑफिशियल है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, पहला है कमिश्नर। जो कमिश्नर है उसमें इसका जो रोल है वो ये है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है किसका, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उस है ना, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये जो कमिश्नर होता है एज ए कह सकते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, ठीक है। दूसरा है इसका जो ड्यूटी देखेंगे वो ये है कि जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना, या फिर जो डिसीजन लिया जाता है किसके द्वारा, म्यूनिसिपल काउंसिल के द्वारा, वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पे काम करती है, ठीक है। उसके बाद सुपरविजन करती है, सुपरविजन ऑफ म्यूनिसिपल स्टाफ एंड सर्विस, उसको भी क्या करता है, सुपरविजन करता है। फिर नेक्स्ट है इंश्योर करता है कि जो म्यूनिसिपल सर्विस है वो प्रॉपर तरीके से इफ़िशेंट वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, इस पे भी सुपरवाइज करता है, ठीक है। अब आते हैं वार्ड काउंसिलर पर, ठीक है। तो वार्ड काउंसिलर जो है आपका, ये भी क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, और रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, जो स्पेसिफिक वार्ड्स उसको दिया जाता है, या फिर जिस वार्ड से बिलोंग करता है, ठीक है, सिटी के अंदर, उसमें उसका वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ का, ठीक है, क्या है, वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है। और जो ड्यूटी होता है इसका वार्ड काउंसिलर का, वो ये होता है कि जो भी इशू है उस वार्ड के अंदर, ठीक, उसको एड्रेस करना, उसको आइडेंटिफाई करना, और जो भी वार्ड्स का नीड्स है, ठीक है, मतलब रेस्पेक्टिव वार्ड्स का जो भी उसके नीड्स है, उस चीज़ को रखना, या उस चीज़ को क्या करना, हाईलाइट करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ड्यूटी है, जो पार्टिसिपेटिंग काउंसिल मीटिंग होता है, यानी कि काउंसिल मीटिंग होता है, ठीक है, या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, उस चीज़ को क्या करना, वो चीज़ करवाना, ठीक है। नेक्स्ट है जो भी क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन है किसके किसके बीच, चाहे वो सिटीजन्स के बीच हो या फिर म्यूनिसिपल अथॉरिटी के बीच हो, उसको फैसिलिटेट करना, या फिर उसके बीच कम्युनिकेशन करना, ठीक है। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट ड्यूटी ऑफ वार्ड काउंसिलर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं सर्विस, जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो पहला है वाटर सप्लाई, पता है कि अर्बन के अंदर ये सब मैनेज करना, वाटर डिस्प्यूट करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब चीज़ बहुत बड़ा मैटर है, ठीक है। या फिर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, इससे रिलेटेड किसी तरह का प्रॉब्लम्स हो, तो वो चीज़ है। दूसरा है सैनिटेशन, है ना, इस चीज़ को मेंटेन करना कि पब्लिक टॉयलेट्स या फिर सीवेज सिस्टम या फिर गार्बेज कलेक्शन जो भी है, ठीक है, ये प्रॉपर है या नहीं है, इसमें किसी तरह का दिक्कत तो नहीं है, तो उन सारे चीज़ से रिलेटेड प्रोवाइड करना, ठीक है, या फिर एडमिनिस्टर करना। फिर है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। तो हेल्थ सर्विसेज मतलब चाहे ऑपरेशन हो गया हो, मतलब ऑपरेशन ऑफ किसका, म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स, ठीक है, और क्लिनिक्स, वैक्सीनेशन ड्राइव्स इससे रिलेटेड, या फिर नेक्स्ट है एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, मतलब एजुकेशन में अगर मैनेजमेंट की बात हो, या फिर जो भी म्यूनिसिपल स्कूल्स है, या फिर एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स है, उस पे वो चीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है। अब रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर किसी तरह का दिक्कत है तो उस चीज़ को एडमिनिस्टर
करना ये चीज़ है। ठीक है, अब क्या क्या चैलेंज है इन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन वो चीज़ हम देखेंगे कि तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो अर्बन है या फिर जो सिटी है या फिर जो भी टाउन है उसमें पॉपुलेशन प्रेशर होता है। इस वजह से क्या होता है कि कई बार जो सर्विस का मैनेजमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ सही नहीं प्रोवाइड हो पाता है। फिर नेक्स्ट मतलब जो चैलेंज है वो ये है कि रिसोर्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से क्या होता है कि रिसोर्सेस में कांस्टेंट हो जाता है, वो एक लिमिटेड होता है, जिस वजह से कि जो उसका फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेस है वो उसकी जो मीट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्या है प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, क्योंकि देखिए अर्बन की अगर बात करेंगे तो क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, सही कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है लोगों के बीच। ठीक है, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या फिर अलग अलग ऑफिशियल्स में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये चैप्टर्स भी कंप्लीट किया है। अब चैप्टर नंबर 8 आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि आपका जो रूरल लाइवलीहुड है, ठीक है, जो रूरल लाइवलीहुड है उसको क्या मतलब जो रूरल लाइवलीहुड है मतलब ये क्या है। ठीक है, तो देखिए एक तो होता है रूरल, दूसरा होता है अर्बन। तो रूरल लाइवलीहुड का मतलब हो गया जीवन यापन, मतलब जो शहर गांव में लोग जो है अपना जीवन यापन करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर्स है। इस चैप्टर्स के अंदर हम देखेंगे कि रूरल लाइवलीहुड क्या है, ये है ना, ये इसमें डाइवर्सिटी कितना होता है, या फिर डाइवर्सिटी इसके अंदर पाए जाते हैं तो किस टाइप का डाइवर्सिटी है, क्या क्या मतलब डिफरेंसेस देखेंगे, वो एक एक चीज़ करके हम डील करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि लिवलीहुड मतलब होता है क्या, जो रूरल लिवलीहुड है, ठीक है, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो ठीक है, तो इसका मतलब है एक्सप्लेन करता है कि लिवलीहुड मीन्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल लिवलीहुड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए डाइवर्सिटी, तो देखिए जब विलेज के अंदर, विलेज में आदमी का जो भी उसके रिसोर्सेस है लिवलीहुड के, वो सारी चीज़ इसके अंदर कवर हो जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें डाइवर्सिटी की, ठीक है, तो डाइवर्सिटी ये इम्फेसिस करता है कि जो ऑक्यूपेशन है और जो पीपल का वे है ना, उस एरिया के अंदर अर्न करने का वो क्या क्या है। ठीक है, उसमें क्या क्या डाइवर्सिटी देखने को मिल जाता है, कहाँ कहाँ से लोग पैसे अर्न करते हैं, उसके क्या क्या सोर्सेस है, ये सारे डाइवर्सिटी हम इस चीज़ के अंदर देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखिए क्या क्या मेन सोर्स है उस चीज़ पे हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो पहला तो है आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में आप देखेंगे फार्मिंग है, तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन यही है लोगों का। ठीक है, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप्स का, फिर चाहे राइस हो, चाहे व्हीट हो, वेजिटेबल्स हो, ये सब चीज़ क्या करते हैं, फार्म करते हैं। फिर देखिए टाइप्स ऑफ फार्मर्स भी होते हैं। एक तो है स्मॉल फार्मर्स, क्या है, स्मॉल फार्मर्स जिसके पास वो ये इतना प्लॉट्स होते हैं जितना कि वो अपने लिए मतलब अपने यूटिलाइज के लिए कर सकते हैं। ठीक है, वो यूज कॉमर्शियल पर्पस पे नहीं कर सकते हैं। फिर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स होते हैं। तो देखिए मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स का मतलब है अपने लिए तो लैंड है, ठीक है, उसके बाद जो है वो बेटर टूल्स के लिए या फिर बेटर टेक्निक्स के लिए वो एक्स्ट्रा भी क्या कर लेते हैं, मतलब उस चीज़ का एक्स्ट्रा भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें चैलेंज देखेंगे, ठीक है, कि क्या 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 चैलेंज है इसके अंदर, वो चीज़ है। ठीक है, अब देखिए पहला चैलेंज है कि डिपेंडेंस ऑन मानसून रेंज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। फिर बात करते हैं जो मॉडर्न इक्विपमेंट है उस चीज़ की कमी देखने को मिल जाएगी।
या फिर टेक्नोलॉजी है, जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी होना चाहिए वो नहीं होता है, ठीक है। फिर जो लिमिटेड एक्सेस है वो चीज़ देखने को मिल जाता है। अब देखिए इसके वजह से क्रेडिट एंड मार्केट्स ये जो है क्या हो जाता है, इफेक्ट्स होता है ना, मतलब उसमें कमी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये तो हो गया फार्मिंग ऊपर में। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या क्या है, तो देखिए एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है, यानी कि इसमें रियरिंग हो गया, किसका, एनिमल्स का, कौ का, बुफेलो का, गोट्स का, शिप्स का। फिर मिल्क से रिलेटेड मीट, उससे क्या क्या मिलता है, मिल्क, मीट, ये सब और अदर प्रोडक्ट्स मिल जाता है, ठीक है, जो कि आदमी का क्या हो सकता है, अर्निंग का सोर्स हो सकता है, ठीक है। फिर फिशिंग आता है, ठीक है, तो कॉमन इन कोस्टल एरिया और रिवराइन एरिया जो होता है उसके अंदर, उसके आसपास आपको फिशिंग एक्टिविटी देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा जो आर्टिसंस है और क्राफ्ट मैन है, वो उस टाइप से कुछ लोग देखेंगे जिसका काम आर्टिसंस और क्राफ्ट मैन होता है, यानी क्राफ्ट बनाने का, ठीक है, या फिर आर्ट से रिलेटेड कुछ बनाता है, यानी कि हैंडीक्राफ्ट हो गया, पोट्री हो गया, वीविंग हो गया, और कुछ ट्रेडिशनल क्राफ्ट होता है, वो सारी चीज़ वो बनाते हैं, ठीक है। अब जो है वेज लेबर, अब देखिए डेली बेसिस पे जो लेबर काम करता है उसकी डेली डेली इनकम आती है, फिर उस इनकम को अपने लाइवलीहुड के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया साइट्स का, या फिर मुरनाल जॉब्स का, मतलब ये मैनुअल जॉब्स जो होता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। अब इससे रिलेटेड कुछ और देखेंगे कि रोल जो है, रोल ऑफ वीमेन इन रूरल लिवलीहुड क्या है, मतलब वीमेन का क्या रोल है इसमें। तो देखिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वीमेन का, खास करके हाईलाइट अगर बात किया जाए किसकी, फार्मिंग में या एनिमल हस्बेंड्री में या फिर अदर हाउस होल्ड इंडस्ट्री में, तो वीमेन भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर चैलेंज अगर देखेंगे तो एड्रेसिंग इशू ऑफ वीमेंस फेस इंक्लूडिंग लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो इसमें कमी देखने को मिल जाता है कि जो वीमेन है लेस एजुकेटेड होते हैं, या फिर डिसीजन मेकिंग उसका कम होता है, इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरडिपेंडेंस इन रूरल एरियाज, ठीक है। जो रूरल एरिया है वो इंटरडिपेंडेंस कैसे है उस टाइप से। तो देखिए पहला है कम्युनिटी सपोर्ट्स, ठीक है। तो कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल नेटवर्किंग इन सपोर्टिंग ईच अदर्स लाइवलीहुड्स, ठीक है। अब एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, लाइवलीहुड के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको मेरे से ज़रूरत है, या फिर आपको मेरा काम लगेगा तो मुझे भी आपका काम लगेगा, इस टाइप से, मतलब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। फिर नेक्स्ट है कोऑपरेटिव एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। देखो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं रूरल टाइप के जो पीपल होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, चाहे मार्केट की बात कर लीजिए, या फिर जो भी रिसोर्सेस है उनकी मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, या ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होता है उससे रिलेटेड अगर है तो सारी चीज़ देखना। अब देखिए चैलेंज टू रूरल लाइवलीहुड्स, रूरल लाइवलीहुड्स के अंदर क्या क्या चैलेंज देखने को मिलता है, तो सबसे पहला है नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आता है तो उसको बहुत ज़्यादा क्या कर देता है, इम्पैक्ट कर देता है, चाहे फ्लड्स की बात करें, ड्रॉट्स की बात करें, या फिर नेचुरल कैलामिटी की बात करें, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आता रहता है और इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा लेवल पर करता है, ठीक है। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या है, तो देखिए सबसे ये भी एक बड़ा फैक्टर्स है चैलेंज के अंदर कि इकोनॉमिक फैक्टर्स रहता है, ठीक है। लोगों के अंदर उतना मार्केट फ्लक्चुएशन मतलब नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है, तो जिसके वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर लोगों के पास कर्ज होते हैं, ठीक है। फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। फिर आता सोशल फैक्टर्स, तो सोशल फैक्टर्स क्या है कि जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे, जेंडर इनइक्वालिटी आप देख लेंगे, ठीक है, यानी बॉयज़ और गर्ल्स के बीच कितना डिस्क्रिमिनेट होता है, ठीक है। एक ही फैमिली में
बॉयज़ को अच्छे से पढ़ाएंगे लेकिन गर्ल्स को अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। फिर है ना एजुकेशन में देखेंगे, हेल्थ केयर में, हर चीज़ हर जगह जो है कहीं न कहीं इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा। फिर अब बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या है इस पर, वो चीज़ देखिए स्कीम्स और प्रोग्राम बहुत सारे हैं रूरल से रिलेटेड, ठीक है, और वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी है। और इसका मेन एम क्या होता है कि जो रूरल लिवलीहुड होता है, चाहे वो मनरेगा हो गया या उसी को कहा जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, या फिर सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो रोल ऑफ जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी एक्टिव है इस चीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, या फिर बहुत सारे एनजीओ है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि प्रोवाइड करता है क्या सपोर्ट और रिसोर्सेज टू रूरल पॉपुलेशन, ठीक है, ये है। तो इस टाइप से जो है आप देखेंगे। फिर चैप्टर ये दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 8 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, रूरल लिवलीहुड, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर 9 में है आपका अर्बन लिवलीहुड, ठीक है, अर्बन लाइवलीहुड, ठीक है। तो देखिए अर्बन क्योंकि केवल विलेज में तो रहते नहीं हैं, तो इंसान जो है अर्बन में भी रहते हैं, तो उसका लाइवलीहुड किस टाइप से है, वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, उसमें लोगों को अर्निंग का क्या क्या रिसोर्सेस है, वो सारे चीज़ हम इसमें देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो अर्बन लिवलीहुड्स है, ठीक है, अर्बन लिवलीहुड्स है वो, ठीक है, एक्सप्लेन करता है कि जो लिवलीहुड है कहाँ है, काफ़ी सिग्निफिकेंट हो। और जो अर्बन लाइवलीहुड्स मतलब कंटेक्स्ट किसकी हो, सिटी की बात हो या टाउन की बात हो, मतलब लिवलीहुड, अर्बन लिवलीहुड का क्या मतलब, एक तो रूरल लिवलीहुड था, अब बात आती है अर्बन लिवलीहुड की। तो अर्बन जो रूरल लिवलीहुड है उसका मतलब है कि जो पर्सन या पीपल कहाँ रहता है, रूरल के अंदर या विलेज के अंदर रहता है, तो उसको कहा जाता है रूरल लिवलीहुड। अब बात करते हैं किसकी, अर्बन लिवलीहुड की। अर्बन लिवलीहुड का मतलब है क्या है, एक मिनट, हाँ, अर्बन लिवलीहुड का मतलब है कि जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहता हो, अर्बन या सिटी में रहता हो, या फिर आप टाउन में देखेंगे तो जो भी पीपल अर्बन रूरल क्या बोलते हैं सिटी या फिर टाउन में रहता है, दैट इज कॉल्ड, है ना, या फिर उसके अर्निंग का सोर्स क्या है, वो सारी चीज़ जो है आपको अर्बन लिवलीहुड के अंदर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं जो मेन सोर्स ऑफ अर्बन लिवलीहुड है क्या है। तो सबसे पहली बात है कि जो है आपका सेल्फ एम्प्लॉयड। आप देखेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि या तो इंसान बिजनेस कर रहा हो या फिर खुद का कुछ ना कुछ काम कर रहा हो। तो ऐसे काम जो है आपको बहुत देखने को मिलेगा सिटी के अंदर, ठीक है। कोई या तो खुद का दुकान चला रहा हो या खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूशन चला रहा हो, या फिर बहुत सारे काम होता है, ठीक है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर देखने को मिलेगा। तो जैसे इसमें आता है जैसे स्ट्रीट वेंडर है, ये भी क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है कि नहीं है। तो इससे क्या होता है कि सेलिंग गुड्स ये सब चीज़ जो बेचता है ना, गली गली जाके, ठीक है, फ्रूट्स हो गया, क्लॉथ्स हो गया, या फिर हाउस होल्ड आइटम्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ करते हैं। फिर हॉकर्स होते हैं, हॉकर्स जो है प्लेस टू प्लेस मूव करके वो सारे आइटम्स को सेल करता है, ठीक है। फिर सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है जो स्मॉल लेवल पर या स्मॉल स्केल पर वो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, चाहे वो प्लम्बर्स हो गया, इलेक्ट्रीशियंस हो गया, या फिर मैकेनिक्स हो गया, ये सारे चीज़ सर्विस प्रोवाइडर्स के अंदर आता है। फिर आता है वेज लेबरर्स, तो बहुत सारे आपको मजदूर भी देखेंगे, है ना, शहर के अंदर, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क हो या फिर है ना बिल्डिंग या हाउसेस या रोड्स या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ जब बिल्ड होता है तो उसमें लेबर वर्कर की हमें ज़रूरत पड़ता है, तो वो सब मतलब वेज वर्कर लेबरर्स भी होते हैं। फिर फैक्ट्री वर्कर्स, यानी फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ पीपल होते हैं, कुछ लोग होते हैं, ठीक है।
वो सारी चीज़ है। फिर डोमेस्टिक वर्कर्स, और ऐसा नहीं है केवल बाहर में, बल्कि डोमेस्टिक वर्कर्स भी होते हैं, घर में जो घरेलू काम करते हैं वो भी उसके अंदर भी, जैसे एम्प्लॉयड इन हाउस होल्ड फॉर क्लीनिंग हो गया, कुकिंग हो गया, जो आपको झाड़ू लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए, खाना बनाने के लिए, या कोर्स, ये सारी चीज़ जो है आपको मिलेंगे डोमेस्टिक वर्कर्स में। फिर रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय, अब ऐसे भी है कि कंपनी है तो वहाँ पे रेगुलर सैलरी पे एम्प्लॉय है, ऑफिस वर्कर्स है, ठीक है, फिर टीचर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, ये सारे चीज़ जो है आपको रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय के अंदर आते हैं। और वो जो है उसको क्या है, चाहे पब्लिक हो या फिर प्राइवेट ऑफिस हो, उसमें काम करने को उसको मिलता है, ठीक है। चाहे टीचर्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो, तो वो सब स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स है उसमें वर्क करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बिजनेस एंड ट्रेड की, तो चाहे शॉपकीपर्स हो तो कई सारे लोग शॉपकीपर्स रन करते हैं, चाहे स्मॉल लेवल पर हो, मीडियम लेवल पर, या फिर बिग लेवल पर, मार्केट लेवल पे हो, ठीक है। होलसेलर्स भी होता है, तो डील करता है लार्ज लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सप्लाइंग टू द रिटेलर्स, जो छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या, अर्बन लाइवलीहुड। अब रोल देखते हैं क्या होता है इन रोल ऑफ वीमेन, ठीक है। वीमेन का रोल क्या है अर्बन लाइवलीहुड, ठीक है। तो देखिए जो वीमेन है, ठीक है, हाईलाइट करता है, मतलब कंट्रीब्यूशन देखेंगे इसमें, हाईलाइट करता है सिग्निफिकेंट रोल ऑफ वीमेन प्ले इन द वेरियस अर्बन ऑक्यूपेशन, यानी और अर्बन ऑक्यूपेशन में देखेंगे तो फीमेल का भी या वीमेन का भी बहुत बड़ा रोल है। और चैलेंज देखने को मिलेगा जो वीमेन है, ठीक, वीमेन फेस इंक्लूडिंग अनइक्वल पे, ठीक, अनसेफ वर्किंग, मतलब हर जगह उसके साथ छेड़खानी होता है, ठीक, अनसेफ फील करती है, या फिर जो वेजेज है वो इक्वल नहीं होता मेन के, ठीक है। ये सारे इशू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल ये है। अनकंडीशंस होते हैं, लिमिटेड एक्सेस टू सर्टेन जॉब्स, हर जॉब्स में उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इनफॉर्मल वर्सेस फॉर्मल की सेक्टर की बात कर लेते हैं, तो वहाँ दो तरह का सेक्टर्स दिखेंगे, एक तो है इनफॉर्मल सेक्टर्स, दूसरा है फॉर्मल सेक्टर्स, ठीक है। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर्स में आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए। तो देखिए इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या है, ऑक्यूपेशन दैट आर नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, उसको कहा जाता है इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। यानी कि ऑफन लैक जॉब सिक्योरिटी, यानी जॉब सिक्योरिटी का उसमें कोई ठीक नहीं रहता है, बेनिफिट पर्पज से होता है, ठीक है। ये सारे चीज़ जो है आपको मतलब इनफॉर्मल में देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर्स हो, वेंडर्स हो, ठीक है, ये सब जो है इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर देखेंगे। फिर आता फॉर्मल सेक्टर, तो फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर है ना रेगुलेटेड होता है जॉब्स, ठीक है, और जॉब सिक्योरिटी होता है, ठीक है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो बेनिफिट्स है और अधेयर है टू लेबर लॉज, ठीक है, वो क्या होता है, वो अप्लाई होता है। फिर ऑफिस वर्कर्स, मतलब ये सब हो गया, ऑफिस वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, ये सारे चीज़, मतलब ये फॉर्मल लेबर पर जो काम करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चैलेंज, क्या क्या चैलेंज अर्बन लेवलीहुड में देखने को मिलता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जॉब सिक्योरिटी, अगर बात करें तो इशू ऑफ टेम्पररी एंड इनसिक्योर जॉब्स, ठीक है, पर्टिकुलरली इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं देखने को मिलेगा। फिर आता है वर्किंग कंडीशंस, है ना, जो पुअर वर्किंग कंडीशन रहता है, काफ़ी पुअर वर्किंग कंडीशन रहता है, ठीक है, मतलब डेली वेजेज पे जो वर्कर्स काम करते हैं स्पेशली उनकी बात करें तो वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स, ये सब चीज़ आपको इनफॉर्मल सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। फिर आता है सोशल सिक्योरिटी, तो लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी आप देखेंगे, है ना, और ठीक है, चाहे हेल्थ केयर की बात कर लीजिए, पेंशन की बात कर लीजिए, या फिर इंश्योरेंस की बात कीजिए, नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आता है, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक चेंजेज, ठीक है, इन्फ्लेशन एंड मार्केट फ्लक्चुएशन होता रहता है, लाइवलीहुड, ठीक है, ये सारी चीज़ ये सब प्रॉब्लम्स आप देखेंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या क्या है,
तो गवर्नमेंट जो है स्कीम्स और प्रोग्राम्स लॉन्च करती है इससे रिलेटेड, ठीक है, और उसको ओवरव्यू करती है वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, और उसका एम क्या होता है, इम्प्रूविंग अर्बन लिवलीहुड, यानी कि अर्बन लिवलीहुड जो है उसको क्या हो, उसका इम्प्रूवमेंट हो, जैसे स्किल से रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गया, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स हो गया, ठीक है, या सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, ये है। तो सपोर्ट सिस्टम रोल क्या है, गवर्नमेंट एजेंसी जो है जैसे एनजीओ हो गया, कोऑपरेटिव इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड रिसोर्सेज टू अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, ये सब चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका ख़त्म हो गया आपका चैप्टर 9th, जो कि था क्या, अर्बन लिवलीहुड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी, और ये चीज़ ख़त्म हो गया, ठीक है। और देखिए 1 घंटे में हमने बहुत सारे चीज़ कवर किए हैं, ठीक है। तो ये है ना। देखिए एक चीज़ मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा, आपका सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। आपका सपोर्ट मतलब मेरा मोटिवेशन, मेरा मोटिवेशन मतलब आपका सिलेक्शन। आप देखिए ये एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है, एक दूसरे से इंटरलिंक है, और ये अगर एक हैम्पर होता है, ठीक है, तो सभी समझिए डायरेक्टली आपके सिलेक्शन पर हैम्पर होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है। आप सपोर्ट करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा, और मेरा मोटिवेशन का मतलब है मैं आपके सिलेक्शन के लिए, है ना, भरसक, हाँ 100% जो है कोशिश करूंगा, और 100% का मतलब है आपका सिलेक्शन जो है ना, क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास। और मैं कहूँगा कि, है ना, इस चीज़ से इससे कनेक्ट हो जाइए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस चीज़ को बताइए, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। देखिए हमारा मोटिव यही है कि हम सब मिलकर एक अखंड भारत, एक जो सुपर पावर भारत कहेंगे, ठीक है, वो चीज़ बनाएंगे, और ये अकेले नहीं होने वाला है, ये आप सबके सपोर्ट से होगा, और आप सबके सपोर्ट ज़रूरी है। देखिए मैं इतना मेहनत अगर करने के लिए तैयार हूँ, अभी देख सकते हैं पसीना पसीना है, फिर भी आपके लिए खड़े हैं, ठीक है। तो मैं इतना कर सकता हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेरे लिए या इस प्लेटफॉर्म के लिए 2 मिनट ज़रूर से दीजिए, 2 मिनट, ठीक है, जिससे कि हमारा मोटिवेशन हमेशा आपके लिए बना रहेगा, और हम आपके लिए तत्पर तैयार रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ठीक है।